तो आज हम आपको बताएँगे कक्षा 10वीं विज्ञान के आपकी पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी और प्रश्न उत्तर भी। यानी कि हमारा ये जो वीडियो रहने वाला है, पहले हमारा क्या आता था, एक बहुविकल्पी का आता था और अलग-अलग प्रश्न उत्तर का। लेकिन इसमें आपको पूरा मिलेगा, यानी जैसा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस प्रकार का ये आपका वीडियो रहेगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए, आपको वीडियो पूरा एकदम देखना है, एकदम स्किप नहीं करना है। अगर जो भी बच्चे एकदम फ्री में इतनी अच्छी तैयारी कोई नहीं कराएगा आपको, तो आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, क्योंकि इसमें आपको बोर्ड एग्जाम से जुड़ा सभी क्वेश्चन रहेगा, एक भी फालतू का प्रश्न नहीं रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका बहुविकल्पी प्रश्नों से, उसके बाद में देखेंगे आपका प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है आपका Fe2O3 प्लस का 2Al। तो इसको जब अभिक्रिया आगे होती है तो आपका Al2O3 देखते हैं, यहाँ से जो है Al2 और यहाँ से आपका क्या हो जाता है O3, यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर क्या बचता है आपका 2Fe बचता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आप देखेंगे ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है इसमें आप देखेंगे Fe2O3 में से आपका O3 जो है विस्थापित होकर कहाँ आ जाता है, तो Al में आ जाता है, यानी कि एल्युमिनियम में। तो आपका जो अभिक्रिया होगी किस प्रकार की हो जाएगी, तो आप साफ-साफ देख पाएँगे कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा विस्थापन होगा, संयोजन नहीं होगा, क्योंकि संयोजन में जो होता है जुड़ते हैं। द्विविस्थापन में आपके 2 परमाणु अलग-अलग, यानी इनमें से कुछ इसमें जाता है और इसमें से कुछ इसमें जाता है। और वियोजन भी नहीं होगा, क्योंकि वियोजन में जो होता है टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर विस्थापित होकर के इसी में आकर के जुड़ रही है। अगला यानी दूसरे नंबर का प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान है, यानी जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? आपका 0 होगा, दूसरा ऑप्शन है 1 होगा, तीसरा है 7, चौथा है 14। तो आपका शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो आपका 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहेंगे कि आप लोग एकदम पूरा वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि इतनी अच्छी क्लास आप जो पूरा देख लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि बहुत अच्छी क्लास है। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको 29 से 30 बहुविकल्पी प्रश्न और आपके लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, यानी बढ़िया-बढ़िया प्रश्न, सभी प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा अम्लीय लवण है? यानी इनमें से आपका कौन-सा जो है अम्लीय लवण है? पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है Na2SO4, तीसरा है NaHSO4, चौथा है केसियन। तो आपका निम्न में से कौन-सा अम्लीय लवण है? तो आपका केसियन होगा, यानी कि आपका पोटेशियम साइन, यानी कि आपका केसियन होगा। अगला यानी कि प्रश्न है चौथे नंबर का कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, यानी जो लेड नाइट्रेट आपका होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 होता है, या दूसरा ऑप्शन दिया है PbNO3 का ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन दिया है PbNO2 का ट्वाइस, चौथा ऑप्शन है PbO। तो आपका लेड नाइट्रो जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीटेड रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, तो PbNO3 का ट्वाइस, यानी कि आपका दूसरा जो ऑप्शन है एकदम सही होगा, यानी PbNO3 का जो ट्वाइस होता है वही आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। अगला यानी पांचवें नंबर का प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, यानी जो अम्लीय आपका विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? आपका 0 होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 होगा, तीसरा है 7 से कम, चौथा है 7 से अधिक। तो जो आपका अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान होगा, तो आपका अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा, यानी अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। अगला यानी छठे नंबर का प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक नाम है, यानी जो आपका धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमने आपको धावन सोडे और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका धावन सोडा, और एक आपका खाने वाला सोडा होता है। तो धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और हमने आपको ये पहले ही एक वीडियो धावन सोडे से संबंधित एक अलग से वीडियो बना करके बताया है, तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे भी जा करके जरूर देखें। और आप लोगों में से आपके जो भी दोस्त या फिर भाई-बहन अगर कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सजेस्ट करिए हमारे चैनल एसजी एजुकेशन ज़ोन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उस पे भी ऐसी ही वीडियो रोज़ बनाते रहते हैं और कक्षा 12वीं के लिए। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक है, यानी जो आर्सेनिक है वो क्या है? धातु है आपका, अधातु है, उपधातु है, या फिर मिश्र धातु है? तो आपका आर्सेनिक जो है वो क्या है आपका, तो उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। यानी आर्सेनिक जो आपका होता है क्या होता है, तो उपधातु होता है। अगला यानी 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? यानी जो निम्न में से आपका कौन सी इसमें से जो धातु है चारों में से, जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? आपका आयरन हो गया, दूसरा ऑप्शन दिया है Cu यानी कॉपर, तीसरा आपका Zn यानी जिंक, चौथा आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो इनमें से आपका कौन सा धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है? तो आपका Cu हो जाएगा, यानी कि कॉपर हो जाएगा।
अगला है निम्न में से कीटोन समूह, यानी इन तीनों में से आपका कीटोन समूह कौन-सा है? पहला आपका दिया है सी से आपका सिंगल बॉन्ड से 2 एच जुड़े हैं और डबल बॉन्ड से ओ यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा है। दूसरा आपका दिया है कि सी से CH3, सी से डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H जुड़ा है, यानी कि C2H4 आपका O हो जाएगा ये। और तीसरा दिया आपका CH3, C फिर सिंगल बॉन्ड CH3 फिर डबल बॉन्ड O, तो यही जो है आपका कीटोन समूह होगा, यानी कि C3H6 और O होता है, यही आपका कीटोन समूह होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अब अगले जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके बायोलॉजी से संबंधित होगी, इससे पहले आपके केमिस्ट्री से संबंधित है। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? CO2 तथा H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर ये सभी? तो स्वपोषी जो पोषण होता है उसके लिए आपका क्या आवश्यक होता है? तो ये सभी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा, यानी कि ये तीनों जो होते हैं आपके स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला है मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है, यानी जो मनुष्य में वृक्क होता है वो किससे संबंधित है? आपका पोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से या फिर श्वसन से? तो आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है और आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है? आपका जल का वहन, दूसरा है भोजन का वहन, तीसरा है ऑक्सीजन का वहन। तो जो पादप में आपका जाइलम होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल का वहन के लिए। अगर बात करें फ्लोएम की, पूछे कि पादप में जो फ्लोएम होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है यानी 13वें नंबर का, पित्तरस का स्राव होता है, यानी जो पित्तरस आपका होता है उसका स्राव कहाँ होता है? पित्ताशय में, अग्न्याशय में, यकृत में, अमाशय में? तो आप लोग ज्यादातर लोग क्या यहाँ पर गलती करते हैं, पित्तरस देखते हैं तो आप डायरेक्ट चिन्ह मार देते हैं पित्ताशय में। तो ये गलती आपको एकदम नहीं करनी है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। पित्तरस का जो स्राव होता है यकृत में होता है, ये नहीं कि पित्तरस दिया तो सीधा पित्ताशय पे ट्रिक मारिए। अगला यानी 14वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी इनमें से आपका जो है कौन सा एक पादप हार्मोन है? पहला ऑप्शन दिया है इंसुलिन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा थायरॉक्सिन, चौथा है साइटोकाइनिन। तो इनमें से आपका कौन सा एक जो है पादप हार्मोन है? तो आपका जो साइटोकाइनिन है वो आपका पादप हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। अगला है मनुष्य हृदय में कक्षाओं की संख्या है, यानी जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा में 1 और चौथे में 2। तो मनुष्य हृदय में जो कक्षाओं की संख्या आपकी होती है कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही होगा। अगला है डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, यानी जो डीएनए के तंतु आपस में जुड़े होते हैं उन दोनों तंतुओं को जो है आपस में क्या जोड़ते हैं? कौन से बंध? पहला है हाइड्रोजन बंध, दूसरा पेप्टाइन बंध, तीसरा है आयनिक बंध। तो डीएनए के दोनों तंतुओं को जो आपस में जोड़ते हैं आपका कौन सा बंध जोड़ते हैं? तो हाइड्रोजन बंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है एकदम सही होगा, यानी कि हाइड्रोजन बंध से जो है डीएनए के दोनों तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। अगला यानी 17वां प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये भी लगभग बार-बार पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया? यानी जो मेंडल था, उसने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया? सरसों, दूसरा है बैंगन, तीसरा है टमाटर, चौथा है मटर। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि मटर पर किया था। तो आपका जो सही उत्तर होगा मटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है, यानी इनमें से आपका जो है शुद्ध गोल बीज कौन सा प्रकट करता है? 2 स्मॉल टी, दूसरा दिया है स्मॉल टी कैपिटल टी, तीसरा दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा दिया है 2 कैपिटल आर। तो जो इनमें से आपका शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है आपका 2 कैपिटल आर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। अगला 19वां प्रश्न है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो आपका फोकस दूरी का जो सूत्र होता है आर बराबर क्या होता है? 2f होता है, यानी कि जो फोकस दूरी का दोगुना जो होता है वही आपका वक्रता त्रिज्या होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 15 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी कि एकदम आसानी से आप देख सकते हैं निकल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। अगला यानी 20वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, मोटर कहते हैं, अमीटर कहते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं? तो आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 21वां प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होती है? आपका मानव नेत्र के जो जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होती है? आपका परितारिका, दृष्टिपटल, पुतली या फिर कॉर्निया? तो जो आपका सही उत्तर होगा कॉर्निया होगा, यानी मानव नेत्र का जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कॉर्निया कहते हैं।
अब इतना क्वेश्चन आपको देख करके समझ में आ गया होगा अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर रहे होंगे कि ये सभी क्वेश्चन है जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार पूछे गए हैं और एकदम आपको बोरियत भी नहीं महसूस हो रही होगी, क्योंकि इस क्लास में हम आपके लिए सब कुछ एकदम बढ़िया से लिख कर लाए हैं, कोई भी आपका फालतू का प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, दूसरा पीले रंग के लिए, तीसरा है आपका हरे रंग के लिए, चौथा है नीले रंग के लिए। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, इसका जो है शॉर्ट नोट आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उससे याद कर लीजिए, या फिर कहीं लिख करके एकदम बढ़िया से रोक रोक के वीडियो करके या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक साथ आप सभी को लिख करके एकदम बढ़िया से 2 से 3 दिनों में पूरा रट जाइए। उसके बाद हम जो है आगे इसी प्रकार की वीडियो आपका हर सब्जेक्ट के लिए और इसमें भी जो भी बचा होगा अभी प्रश्न सभी लाएंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो आपका लाल रंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है एकदम सही होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसके लिए होता है तो लाल रंग के लिए। अगला है, तारों के टिमटिमाने का कारण है, यानी जो तारे आपके टिमटिमाते हैं उसका कारण क्या है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा है प्रकाश का परावर्तन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, यानी कि वायुमंडल में जो परिवर्तन अपवर्तन होता है उसी जो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण होता है। अगला है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है आपका विद्युत ऊर्जा का, आवेश का, या फिर धारा का, या फिर विद्युत वाहक बल का। तो एम्पियर सेकेंड आप देखेंगे क्यू बराबर क्या होता है आपका आई टी होता है, यानी कि आवेश। तो यहाँ पर की आई का मान आई का मात्रक जो होता है आपका धारा का एम्पियर होता है, और टी का सेकेंड हो जाएगा समय का सेकेंड, तो आपका एम्पियर सेकेंड हो गया। और क्यू जो है यहाँ पर क्या है आवेश है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसका मात्रक है तो आवेश का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। अगला यानी 25वां प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी जो आपका विद्युत प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या है ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा वोल्ट मीटर, चौथा वोल्ट। तो आपका विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है क्या होता है ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो दिया है आपका एकदम सही होगा। अगला है, किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है आपका विद्युत शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, या फिर विद्युत ऊर्जा का। तो जो आपका किलोवाट घंटा है किसका मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया है एकदम सही होगा, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का। अगला यानी 27वें नंबर का प्रश्न है, ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक, यानी जो ओम का नियम है उसके अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा, वृत्त, गोलादार, या लगातार दिशा बदलती रहती है। तो ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा के बीच आपका ग्राफ जो होगा क्या होगा सरल रेखी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो दिया आपका एकदम सही होगा। अगला है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, यानी आपका जो एक गतिमान आवेशित कण होता है वो क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा केवल विद्युत क्षेत्र, तीसरा दिया है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, चौथा कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेशित कण जो होता है आपका चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा, यानी चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों होगा। अगला है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है उससे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, एक से कम, एक, एक से अधिक, या फिर अनंत। तो जो आपका सही उत्तर होगा एक होगा, यानी कि एक होता है समतल द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन। अब बहुविकल्पी प्रश्न जो है 29 हम आपके लिए लाए थे। अब आगे आपका आएगा क्या, प्रश्न उत्तर, यानी जो प्रश्न उत्तर आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं उससे संबंधित प्रश्न। अगला अब आपका आता है लघु उत्तरी प्रश्न। तो आइए देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न है, और ये लघु उत्तरी के भी जो आपके प्रश्न है सभी आपके प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसे पहला है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जो आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपको देगा। या फिर ऐसे पूछेगा, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी कार्बनिक यौगिकों में भी आती है और जो आपका अभिक्रिया है उसमें भी आता है। तो इसका जो आप उत्तर लिखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का उत्तर एक ही तरीका से आपको बता देते हैं और एकदम सही होगा उदाहरण के पूरा साथ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी कि आपका जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी कार्बनिक अणु, यानी कोई कार्बनिक अणु है, या किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि जो आपस में
अपना स्थान बदल लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देखेंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे। जैसे आपका CH4 यानी कि मेथेन हो जाएगा, प्लस में Cl2 यानी क्लोरीन गैस हो जाएगी, और धूप में जब ये अभिक्रिया करेगी तो आप देखेंगे यहाँ से CH3Cl हो जाएगा, यानी यहाँ से एक आपका हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl आपका एक जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले ले रहा है, तो CH3Cl हो जाएगा, प्लस में आपका HCl हो जाएगा, तो ये आपका क्लोरोमेथेन होगा। तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अगला यानी दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, और ये आपका दीर्घ उत्तरी में भी पूछता है, कभी कभी छोटा भी पूछ लेगा, और इसमें आपके कई प्रश्न तैयार होंगे, वो अविकल्पी के भी होंगे और दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी भी। तो पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी पाचक रस जो है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं, यानी जो पाचक रस आपके होते हैं भोजन को पचाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पाचक रस जो होते हैं निम्न यानी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपका लार हो जाएगा। अब लार में देखेंगे आप इसी प्रकार से जो है आपसे पूछेगा पाचक रस पर जब भी संक्षिप्त टिप्पणी, तो आप इसी प्रकार से हेडिंग डाल के और इसी प्रकार से लिखेंगे। तो आपका पहला लार में देखते हैं क्या होगा। लार भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। यानी जो लार है भोजन को निकलने में आपकी सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को ये पचाने में भाग लेती है। यानी जो आपका लार होती है किसको पचाने में भाग लेती है, तो कार्बोहाइड्रेट को। और लार में उपस्थित जो आपका टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो मंड को शर्करा में बदल देता है। तो कभी कभी आपसे बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी एंजाइम है जो मंड को शर्करा में बदलती है, तो आपका टाइलिन हो जाएगी। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला आपका दूसरा जो है जठर रस, इसी में। अब जठर रस का कार्य क्या होता है आइए देखते हैं, और इसमें कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, यानी जो जठर ग्रंथियां होती है उनसे आपका जठर रस निकलता है। तथा जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम पाई जाती हैं। अब आप देख सकते हैं जठर रस में आपका HCl पाई जाती है, पेप्सिन पाई जाती है और रेनिन नामक आपकी एंजाइम पाई जाती हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। यानी जो HCl होता है वो भोजन के माध्यम को क्या करता है, आपका अम्लीय करता है तथा भोजन के जो कठोर कण होते हैं उनको क्या करता है, गला देता है। पेप्सिन प्रोटीन पर कार्यशील है और प्रोटीन को पेप्टोनस तथा पेप्टाइमाइड्स में बदल देता है। यानी पेप्सिन जो होता है आपको प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोनस तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो इसी प्रकार से जठर रस के बारे में आप लिखेंगे। अगला जो है आपका पित्त रस या अग्नाशयी रस, यानी कि पित्त रस या अग्नाशयी रस जिसे कहते हैं। तो ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस को तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होती है, फिर भी भोजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। यानी पित्त रस और अग्नाशयी रस का कार्य क्या है कि ग्रहणी में अग्नाशय से जो आपका अग्नाशयी रस निकलती है और यकृत से आपका जो पित्त रस निकलता है, ये जो होती हैं इनमें कोई एंजाइम पित्त रस में आपका नहीं होता है, फिर भी ये भोजन को जो पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाती हैं, क्योंकि ये भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्या बनाती हैं, क्षारीय बनाती हैं। अगला आपका आता है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, और ट्रिप्सिन इसी में आता है आपका अग्नाशयी रस में। तो यह भोजन के प्रोटीन्स, पेप्टोनस आदि पर क्रिया करता है। यह अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। तो ट्रिप्सिन का काम यही है कि भोजन के प्रोटीन्स, पेप्टोनस आदि पर क्रिया करता है। यह अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, क्षारीय माध्यम को सक्रिय होता है। अगला जो उसी में आपका है एमाइलेज या एमाइलाप्सिन। तो एमाइलेज और एमाइलाप्सिन जो रस है इनका क्या कार्य होता है, यह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया कर उन्हें माल्टोज एवं अन्य शर्कराओं में बदल देता है। यानी जो एमाइलेज आपका होता है ये किस पे क्रिया करता है, तो कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके माल्टोज एवं अन्य शर्कराओं में बदल देता है। तो कभी कभी आपसे बहुविकल्पी में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट को क्रिया करके माल्टोज में कौन सी एंजाइम बदलती है, तो आपका एमाइलेज हो जाएगा। अब अगला और चौथा इसमें अंतिम हेडिंग आप डालेंगे आत्र रस। अब आत्र रस का क्या क्या है, इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। आत्र रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं, जैसे आपका माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज और इरेप्सिन। ये जो होती है आपकी आत्र रस में पाई जाने वाली जो एंजाइम होती हैं और ये अधपचे भोजन पर जो है क्रिया करते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि आत्र रस में आपका कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती हैं। अब अगला यानी कि तीसरा जो प्रश्न है ऊष्माक्षेपी यानी दहन एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, कभी कभी अकेले पूछ लेता है ऊष्माक्षेपी अलग और ऊष्मा शोषी अलग, और कभी कभी एक ही में पूछता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी दहन अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ
ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी यानी दहन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपकी वह अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आपका उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ आपका क्या होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा भी निकलती है। उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी यानी दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ ऊष्मा भी आपका उत्पन्न होती है, उन्हें आपका ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अगला ऊष्मा शोषी। अब इससे नाम से ही पता चल जा रहा हो, शोषी का मतलब ग्रहण करती हैं, यानी कि ऊष्मा को ग्रहण करती हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। साधारण सा आपका डेफिनेशन है कि जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण N2+O2 का जब आप क्रिया कराएंगे तो 2NO बनेगा और ऊष्मा इसमें क्या होगी, अवशोषित होंगी, यानी कि ऊष्मा इसमें अंदर जो है अवशेष, यानी कि इसको सोखेगा तो एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अगला यानी चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा जो प्रश्न है, उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ही बढ़िया लग रही होगी और जो भी बच्चे इसको पूरा देख लेंगे आपका 1 नंबर का जो है बढ़िया तैयारी होगी और ऐसी ही क्लास हमारे चैनल पर रोज आती रहेंगी। तो अगला जो प्रश्न है, मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो मानव के वृषण के कार्य क्या क्या होते हैं, आइए आपको बताते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछेगा तो आप लिखेंगे कैसे। नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होती है। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा मांसल संरचना में रहते हैं। यानी कि नर में जो प्राथमिक जनन अंग आपका होता है अंडाकार आकृति का वृषण होती है। नर में एक जोड़ी जो है वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा मांसल संरचना में रहते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। यानी कि जो संरचना वो रहती है जिसमें आपके वृषण रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे पूछे कि वृषण में कौन सा हार्मोन होता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और इसकी उत्पत्ति होती है। वृषण कोश शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है, यानी आपका जो वृषण कोश होता है वो शुक्राणु बनने के लिए क्या करता है, उचित ताप एकदम प्रदान करता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए तो यही आप इतना आंसर लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अगला है यानी कि पांचवा प्रश्न, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो आइए देखते हैं इसको आप कैसे हल करेंगे, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और फिजिक्स से इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके कक्षा 10वीं में पूछे जाते हैं। तो इसको हल करते समय आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, यानी आपको दिया क्या क्या है, तो आपको फोकस दूरी आपने देखा होगा कि 15 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन अवतल दर्पण के लिए दिया है तो आपका फोकस दूरी कितना लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस में होती है फोकस दूरी। तो यफ बराबर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, लेकिन आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और आवर्धन आपका यम बराबर कितना दिया था, तो 5 दिया था। तो आपका आवर्धन का सूत्र देखेंगे तो होता क्या है, यम बराबर भी बटे यू होता है, लेकिन माइनस आगे लगेगा, यम बराबर माइनस भी बटे यू होगा। तो आवर्धन का मान आपका दिया है -5 बराबर माइनस भी बटे यू आपका हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से आपका माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, भी बराबर 5u। तो अब आपको भी का मान मिल गया और यफ दिया है तो आप फार्मूला सूत्र लगा लेंगे, 1/यफ बराबर 1/भी प्लस का 1/यू, जो आपका दर्पण का सूत्र होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यफ दिया था, आवर्धन आपका दिया था और आवर्धन के सूत्र का उपयोग करके यम बराबर -भी/यू का प्रयोग करके हमने भी बराबर 5u निकाल लिया। और ये फार्मूला जो आपका दर्पण का सूत्र होता है, 1 में यफ बराबर 1/भी प्लस का 1/यू। अब इसी में जो है आपका मान सबको रख देंगे। तो यफ का मान दिया था -15 तो 1/-15 हो जाएगा, बराबर भी का मान क्या था 5u तो 1/5u हो जाएगा, प्लस का यू का मान नहीं पता है तो 1/में u हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 1/-15 ये उसी तरह रहेगा, बराबर आपका इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5u और u का, तो आपका होगा 5u। उसके बाद u से u कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5। गलती से हमने उल्टा इधर उधर लिख दिया तो यहाँ आपका 5 बचेगा और यहाँ u से u आपका कट गया तो यहाँ बचेगा आपका, माफ करिए, यहाँ 5u से 5u कट गया तो 1 बचेगा और यहाँ u से u कट गया तो यहाँ 5 बचेगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 6। तो -1/15 बराबर 6/5u आपका हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो -5u का -1 में करेंगे तो -5u और 15 का 6 में करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो -u बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90/5, यानी कि u बराबर आपका क्या हो जाएगा, -18।
तो v बराबर आपका दिया था 5u, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 गुणे का -18 यानी कि -90 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आपसे पूछा था वस्तु को कहाँ पर रखा जाए दर्पण से कितनी दूर पर कि वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो आप देख सकते हैं 5 गुना 5u v बराबर 5u है। तो आप देख सकते हैं कि 5 गुना हो ही गया 18 पच्चीस 90। तो यही इतने प्रश्न हम आपके लिए लाए थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी और आपके लिए रोज ऐसी ही क्लास इसी चैनल पर आती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो को वॉच करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।